नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार उपस्थित हूँ आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अंबिका क्लासेस धौलपुर वाले में, जिसमें आज हम जो बात करेंगे, जो हमारा एपिसोड नंबर है वो चौथा है। और इसमें क्या सब्जेक्ट चल रहा है हमारा, वो चल रहा है हमारा पॉलिटी। पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कुछ चीज़ें जो बेसिक चीज़ें वो मैं आपको बता चुका हूँ, पूरा बेसिक एक एक चीज़ समझाया हूँ। अब हम जो आ गए हमारा जो मूल अधिकार है, मतलब फंडामेंटल राइट, जो कि कौन से भाग में आता है, भाग 3 में आता है। और कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद होता है, तो 12 से 35 तक इनको हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो इनको पढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार क्लास कर रहे हैं किसी दोस्त के थ्रू, या स्क्रॉल करते हुए आई हो क्लास, जैसे भी आपके सामने आई हो, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑन कर लें, और क्लास पूरी देखें अंत तक, ताकि आपको समझ में आए कि कैसा पढ़ा जाए। उसके लिए कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत, बिना समय जाए किए आते हैं अपनी क्लास की तरफ, ठीक है। ये रहा हमारे जो क्लास में आज जो हम पढ़ेंगे, उसके लिए भाग 3 की बात हो रही थी। अच्छा, आप सभी को मैंने जो क्लास जब स्टार्ट किया था, मतलब जब ये टॉपिक पॉलिटी का स्टार्ट किया था, उस समय आपको बताया था मैंने कि जो हमारा संविधान है उसमें शुरुआत में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। शुरुआत में मतलब जब मूल संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मूल अनुसूचियाँ कितनी थी, मूल संविधान में अनुसूचियाँ कितनी थी, अनुसूचियाँ बताना आपको, ठीक है। अनुसूचियाँ, अनुसूची की जो पूछ रहा हूँ ये कमेंट बॉक्स में बताना, मूल संविधान में। चलिए, ये तो आपके लिए एक होमवर्क स्वरूप है, होमवर्क है एक तरह से, ये आपको देना जवाब, ठीक है। और दूसरी बात, अगर ये तो आज मैं बताऊंगा तो इसलिए कोई बात नहीं, बता देता हूँ कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें जो मूल अधिकार थे, मूल को मौलिक अधिकार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार भी बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि इनको मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार इंग्लिश में कहेंगे फंडामेंटल राइट्स, अधिकार। अधिकार मतलब जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, सॉरी फंडामेंटल राइट्स आर, ड्यूटीज किसे कहेंगे, तो हमारे मौलिक कर्तव्य जो उनको कहते हैं, जो कि बाद में जोड़े थे हमने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यूएसआर से लिया था, यूएसएसआर, ठीक है। तो ये तो बाद में हम पढ़ेंगे आगे चल के, लेकिन आज जो हम बात करेंगे बेसिकली वो करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, जिसके माध्यम से आप आज आप पढ़ाई अपनी पढ़ाई कर रहे हो। आज मैं आपको यहाँ से पढ़ा पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, हर तरीके से समझा सकता हूँ। दूसरी बात, आप किसी भी मतलब जो कोई बड़ा सा व्यक्ति है उससे भी 1 to 1 बात कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आपके देश का प्रधानमंत्री है, वह भी कोई ऐसी जगह होती है जहाँ उसको लाइन में लगना पड़ती है, कौन सी है, वोटिंग, चुनाव के समय, तो वहाँ जो अधिकार आपको मिला हुआ है, ये भी किससे मिला हुआ है, ये भी आपको फंडामेंटल राइट के अंतर्गत ही आके मिलता है। वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से होता है। दूसरा, अगर जो आपके देश का मीडिया है, जो रिपोर्टर्स होते हैं, प्रेस, जो मीडिया जिसको कहते हैं अपन, वो लोग क्या है, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। कैसे माना जाता है? क्योंकि मीडिया को ये स्वतंत्रता है 19वें आर्टिकल के जो अनुच्छेद नंबर 19 है उसमें, कि वह स्वतंत्र, किसी के दबाव में आए बिना, वह जो हमारा कानून के अंतर्गत जो उनको छूट दी गई और जो उनके ऊपर बंदिशें हैं उनमें रहते हुए वे कोई भी प्रश्न उठा सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है। मतलब रहता है ना कि बहुत सारे अधिक जो मीडिया वाले होते हैं, जो रिपोर्टर्स होते हैं, वे इवन जो देश के प्रधानमंत्री है उनसे भी वो प्रश्न कर सकते हैं। आपने नायक मूवी तो देखी होगी, नायक मूवी तो देखी होगी, उसमें एक जो रिपोर्टर होता है वो जो वहाँ के सीएम को किस तरह से लाता है, फिर वो एक दिन का सीएम भी बनता है, समझ रहे हो ना। तो वो सारी घटना ये किस अधिकार के अंतर्गत आती है, तो ये आती है आपके 19वां जो आर्टिकल है उसके अंतर्गत, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं, हमारे धीरे धीरे एक एक करके जानेंगे, एक एक आर्टिकल को जानेंगे। तो कैसे कैसे इसका डिवाइड किया गया है वो समझिए। तो भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो आज के समय में हमारे पास 6 मूल अधिकार है, 6 है, लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय हमें 7 है था, 7 अधिकार प्राप्त थे। तो आपको बताना कि सातवां कौन सा है, अगर याद है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में बता दूंगा। सातवां कौन सा है जनाब, जो हटा दिया गया है वो बताइए, नहीं तो थोड़ी देर बाद में बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो जो पहला जो आता है वो कौन कौन सा आता है, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार में कौन कौन सा आएंगे, जो आपके 14वां है, आर्टिकल नंबर 14 से लगा के 18 तक, जिसके अंतर्गत आपको विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, इसका मतलब रंग, जाति, लिंग, और ये जो कोई जो भी आपकी है उसके आधार भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो 15 बोलता है। 16 में है जो सभी को समान रूप से अवसर मिलते हैं। 17 में अस्पृश्यता है। और ये सारे जो आपको कानून दिए गए हैं ये किस रूप में दिए गए हैं, ये जो अधिकार है ये कहाँ पर है, आपका समानता के अधिकार में आता है। अगला है आपको कौन सा, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार किस में आता है, तो ये होता है 19 से 21।
1922, सॉरी 22 ने 21, 22 तक है। अब यहाँ पर 21 जो मैंने बोला, 21 इसलिए बोला कि 21वां जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये इसलिए आता है कि आपको इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आती है। प्राण एवं एवं दैहिक स्वतंत्रता, एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता। ये दैहिक स्वतंत्रता है, इसी के अंदर आपको अपनी पसंद की, आपको अपने पसंद के मन पसंद जो है, आपका मन पसंद जो जो भी लाइफ पार्टनर आप चुनना चाहते हो, लड़का लड़के को चुनना चाहता है और लड़की लड़के को पसंद करना चाहती है, जिससे आप शादी करना चाहते हो, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत करते हो, तो 21 में। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका बताता हूं मैं, 21 2। क्या 21 2? अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसको क्या कहते हो, या आपका जो बॉयफ्रेंड है, दोनों एक दूसरे को क्या कहते हो, 21 2। तो 21, 21 क्या 21, जरा याद करो, 21 से याद हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी 21 हो गई, तो 21 आपका मनपसंद अधिकार यहाँ मिल गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा जोकली ऐसे याद रखने का है, बहुत अच्छा ट्रिक है, आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि किस को आप कभी नहीं भूलते हो ना, इसलिए 21 दे दो, तो 21 से 21 बन जाएगा, है ना। अब इसके बाद जो आपको 19वां में बता चुका हूँ, आपको 19वां में अपने आप में 6 अधिकार मिले हुए हैं। जो अनुच्छेद 19 है उसमें कितने अधिकार मिले हुए हैं, 6 अधिकार मिले हुए हैं। जब हम डिटेल क्लास जानेंगे पूरी थ्योरी वाली, और भी इससे डिटेल वाली, तो उसमें इन सभी को मैं विस्तार से बताऊंगा। अभी इस तरीके का पढ़ा रहा हूँ, उतना पढ़ा दे रहा हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दूसरा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर जब करवाएंगे वहां आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें निश्चित रहिए, आपको सब तरह से कवर करवाया जाएगा, बस आप डेली क्लास कीजिए। 21 हो गया, 22 तक ये क्या स्वतंत्रता है। 20 में भी है, जो कि कैदियों के संबंध में है भी, ठीक है। जो 20वां है वो भी, मतलब उसमें ऐसा है कि जो आपने एक अपराध किया, कोई एक अपराध किया है, तो उस एक अपराध में आपको सजा एक बार ही मिलेगी, एक से अधिक बार सजा नहीं मिल सकती है। ये प्रावधान कहाँ पर है, तो ये आपको मिलेगा अनुच्छेद 20 में, ठीक है। यहाँ नहीं लिखा है, जो मैं बोल रहा हूँ ये ध्यान से सुनिए, हर चीज लिखी हुई नहीं लाऊंगा, कुछ चीजें आपको मैं मौखिक बताऊंगा जो कि आपको नोट करना है। इसके बाद में जो तीसरे नंबर पे है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध बोले तो जिस, मतलब कोई कैदी है तो उसका वो साथ शोषण ना हो जाए, उसको वकील करने का अधिकार होना चाहिए, उसका मनपसंद वकील कर सके वो, ये सारी जो चीजें आई हैं। दूसरा, छोटे बच्चे जो हैं उनको, जो छोटे बच्चे हैं उनको कहीं भी किसी भी कारखाने में ले जाके क्या क्या काम करवाया जाता है ना। जो मतलब ऐसे रहते हैं बहुत सारे जो अनाथ बच्चे हैं वगैरह होते हैं, और मूवी में आप देखते होंगे कि उन बच्चों के साथ किस तरीके से ऐसा काम करवाया जाता है जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसा कार्य ना करवाए, इनसे बचाया जाए, तो इनके संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं वो अनुच्छेद 23 और 24 में ये शोषण के विरुद्ध वाले में आता है। दो अधिकार है शोषण के विरुद्ध, 23 24 बस। इसके बाद में आता है आपका जो आगे 25 से 28 तक, 25 से 28 तक का जो आएगा, 25 से आ चुका है, 25 से 28 ये किस में आता है, तो ये आता है आपको 25 से 28 आपके धार्मिक स्वतंत्रता। जैसे हमारे देश में हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, सारे धर्म हमारे देश में पाए जाएंगे। और जब सारे धर्म यहाँ पाए जाएंगे तो इन सारे धर्मों का प्रचार प्रसार होगा। सभी धर्म अपना अपना प्रचार प्रसार करते हैं। हम हिंदू जो है हिंदू का करते हैं, मुस्लिम का करते हैं, ईसाई का करते हैं, फारसी का, सारे जितने भी जैन, ये सभी अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो ये प्रचार प्रसार करने का, दूसरा उनको अपने धर्म की जो पहनावा है वो पहनने का, उनको उनका धर्म की जो पूजा पाठ है वो करने का, ये सारा जो हमें अधिकार मिला हुआ है, ये अधिकार किसके अंतर्गत मिला हुआ है, तो ये मिला हुआ है हमें जो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता है 25 से लाके 28 के अंतर्गत, इसी में इन तीनों में ही मिले हुई है, ठीक है। इसके बाद में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अर्थात ये जो 29 और 30 है, यहाँ पर भी आपको ऐसा लगेगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हो सर। तो ये संस्कृति की जो बात हो रही है, मतलब आपकी जो आपका धर्म के माध्यम से, आपका जो धर्म है, आपका धर्म में कुछ ऐसे संस्कृति है जिनको संजोए रखना बहुत जरूरी है, जिनका संजोए रखना बहुत जरूरी है। और ये संजोए क्यों रखना है, क्योंकि वो हमारे धरोहर है। क्या है, धरोहर है। तो इसके लिए आप अपने यहाँ पर अपना जो विद्यालय है उनको है, उनमें क्या कर सकते हो, इनको पढ़वा सकते हो, उनके लिए आप काम कर सकते हो। और दूसरी बात, जो आप अपनी धार्मिक शिक्षा है वो अपने, मतलब अपने धर्म के जो उनके हैं उनसे, उनके जो अच्छी बातें हैं उनको आप पढ़ा सकते हो, उनके संबंध में भी आप प्रचार प्रसार कर सकते हो, लेकिन कितना, केवल जो कि हमारी धरोहर के रूप में है, ना कि वो अंधविश्वास को लेकर चलने वाली, ठीक है। और शिक्षा मतलब जो आपके जो भी धर्म है, जैसे कि मदरसा चलता है, शिक्षा मतलब मदरसा, जो मदरसा चलता है, मदरसा जो चलता है वो कैसे चलता है भाई साहब, तो मदरसा की अगर बात की जाए तो वो कैसे चल रहा है, ये जो किस, मतलब कौन सा फंडामेंटल राइट के अंतर्गत चलता है, तो ये चलता है आपका जो 30, ये जो है 30, इसके अंतर्गत चलता है, क्योंकि शिक्षा का प्रावधान इसमें किया गया है
कि आप जो अपने जो धर्म के माध्यम से, जो भी आपके धर्म के माध्यम से आप शिक्षा दे सकते हो, वो कहाँ दे सकते हो, इस आर्टिकल के माध्यम से दे सकते हो। और ये आर्टिकल कौन सा है, जो कि अल्पसंख्यकों के लिए, किसके लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, ध्यान दीजिएगा, ये अल्पसंख्यकों की बात हो रही है इसमें, सभी की बात नहीं है, अल्पसंख्यकों की बात है। अगर जो अल्पसंख्यक धर्म नहीं है तो उसकी बात नहीं है, जो अल्पसंख्यक धर्म है उससे की बात हो रही है, क्योंकि उसके धरोहर को भी संजोए रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसके बाद में जो मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जो कि है अनुच्छेद नंबर 32। अनुच्छेद नंबर 32 क्यों मूल है, क्योंकि ये जितने भी मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स बताए हैं, एफआर बताए हैं, जितने भी एफआर बताए हैं, उन सब में उन सभी को कार्य करना, उन सभी का पालन करवाना, उन सभी की आपको सेवा मिल सके, आप लाभ उठा सके, उन सबको संरक्षण देना, ये सारा कार्य करने का एक ही अनुच्छेद के पास है, और वो है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, मतलब यहाँ उपचार मतलब दवाई गोली से नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है ये, यहाँ का डॉक्टर ही अलग है। कौन, संवैधानिक उपचारों का जो डॉक्टर है वह है सुप्रीम कोर्ट। कौन है, सुप्रीम कोर्ट। अर्थात ये है कि अगर आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं, अगर उनका कोई उल्लंघन करता है किसी भी तरह का, तो आप डायरेक्ट बिना एफआईआर किए भी कहाँ जा सकते हो, आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर के याचिका लगाइए कि मेरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसमें फलाना ढिमकाना ने ये जो है मेरा अधिकार छीने। वो तत्काल वहाँ के जो नज़दीकी जो आपके वहाँ के जो जिला के अधिकारी हैं उनको तत्काल सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जाएगा कि इनको तलब किया जाए और इनको पेश किया जाए, क्या कारण है, फिर वहाँ पर सुनवाई चालू होगी। तो ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये अगर कोई अधिकारी भी कर रहा हो तो उनके खिलाफ भी आप जा सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, खैर आते हैं हमारा मूल संविधान की थोड़ी बातें जानते हैं कि उसमें संशोधन के माध्यम से क्या कब कब क्या क्या किया गया। तो हमारा जो मूल रूप से जो संविधान बन करके तैयार हुआ था, कब बन करके तैयार हुआ था, मूल रूप से बन के कब तैयार हुआ था भाई साहब, तो ये होता 26 नवंबर 1949 को बन करके हमारा संविधान लागू बना था। ये बन करके तैयार हुआ था। ठीक है, अंगीकृत किया गया था इस दिन, क्या किया गया था, अंगीकृत किया गया था। ठीक है, अंगीकृत किया गया था। तो लागू कब हुआ था, तो ये जो लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, ये सारी जो बातें हैं ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पहली जो क्लास ली थी उसी में, उन्हीं के जैसे मैं फैक्ट आपको बीच बीच में बता करके याद करवा रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ। तो जो हमारा मूल रूप से संविधान था उसमें, उस संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे, तो वो कुल कितने थे, 7 थे। और अभी कितने बचे हैं भैया, तो 6 बचे हैं। तो जो 7वां नंबर का था वो कौन सा था, तो वो जो था हमारा, वो कौन सा नंबर का अनुच्छेद था, वो संपत्ति का अधिकार था। कौन सा था, संपत्ति का अधिकार था हमारा। कौन सा, जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, तो संपत्ति का अधिकार था, मैं लिख रहा हूँ जरा लिखिए, संपत्ति का अधिकार जो था हमारा, ये इस वाले अधिकार को, संपत्ति का अधिकार जो था हमारा, जो कौन सा था, 31, कौन सा नंबर का, 31। अब आप यहाँ देखें कैसे 31 सर, तो यहाँ देखिए आप, यहाँ आपको 29 30 मिला था, उसके बाद आप 32 में आ गए, तो भैया जी 31 कहाँ गया आपका, तो 31 यही था। कौन सा था, संपत्ति का अधिकार। क्या सर इसको हटा दिया, हाँ इसको हटाया इस तरीके से है कि इसका यहाँ से क्रमांक जो यहाँ था इसको समाप्त कर दिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, 31 में कुछ भी नहीं, और जो 31 में लिखा हुआ था वो कहाँ चला गया आपका, 300A में चला गया। 300A में क्यों चला गया, क्योंकि ये उधर कहाँ काम करने वाला था, संपत्ति के मामला था, तो उधर चला गया सारा। ठीक है, 300 के बाद तो ये कहाँ गया, 300A में चला गया, कौन सा, संपत्ति का अधिकार। और कौन सा संविधान संशोधन से गया ये, तो 44वां संविधान संशोधन, 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब हुआ, और ये कब हुआ, 1978 में हुआ। इसमें क्या किया, संपत्ति के अधिकार को क्या किया, मूल अधिकार के श्रेणी से हटा करके कानूनी अधिकार बनाया गया। कौन सा, कानूनी अधिकार बनाया गया, ये ध्यान दीजिएगा। कौन सा ऐसा मूल अधिकार है जिसको बाद में कानूनी अधिकार बनाया गया, तो वह है जो आपका संपत्ति का अधिकार। ठीक है, बात क्लियर सभी को, समझ में आ गई, बढ़े आगे, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या बोला हुआ, आगे कुछ फैक्टर लिखे हुए, हाँ जी लिखे हुए हैं। मौलिक अधिकार को संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। तो संविधान का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है भाई साहब, तो ये कहा जाता है आपके जो मौलिक अधिकार है अर्थात फंडामेंटल राइट्स को क्या कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स को मेग्ना कार्टा कहा जाता है। पूरा संविधान का, पूरा संविधान का मेग्ना कार्टा किसे कह रहे हैं हम, किसे कह रहे हैं, अधिकार को। बहुत बड़ी बात है फंडामेंटल राइट्स को ये उपाधि मिलना। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, यहाँ से लगा लीजिए। और महत्वपूर्ण 100% ये क्वेश्चन आउट है आपकी जो एग्जाम है अभी NTPC रेलवे की, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आना चाहिए। और इसके बाद जो SSC वाले की, SSGD की जो अभी एग्जाम है, SSGD की एग्जाम है अभी, और SSC की अन्य जो एग्जाम चल रही है
उनमें भी ये यहाँ से प्रश्न आउट है 100%। देखिएगा, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। ये मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ये बात मैंने थंबनेल में भी डाल रखी है कि संविधान के भाग है, संविधान का जो भाग है, संविधान का जो भाग है, कौन सा भाग, कितना है, कौन सा भाग है, भाग 3 की बात हो रही कि भाग 3 में जो है किसका, फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद में, अच्छा आपको डीपीएसपी ने अभी पढ़ाया नहीं है, तो चलिए एक एक करके पूछेंगे, जो पढ़ा दिया गया है उसके बाद में डीपीएसपी पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे, उसमें पूछेंगे आगे। डीपीएसपी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, भारतीय संविधान के यहाँ ने लिखा है, वो मैं अगली क्लास में, तो मेरे दिमाग में आया तो मैंने बता दिया ऐसे। ठीक है भाइयों, यहाँ आप ढूंढना मुझे डीपीएसपी कहाँ लिखा, सर ने फुल फॉर्म कैसे बताया। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का मूल अधिकार सन्निहित है। अब आपसे परीक्षा में कभी इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाए कि आप एक भारतीय नागरिक हैं और आपको अपने घर पर जो तिरंगा है, हमारे जो देश का फ्लैग है तिरंगा, उसे फहराने का अधिकार जो है, फहराने का जो अधिकार है, आप फहरा सकते हो ना उसको अपने घर पर, तो फहराने का जो अधिकार है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिला हुआ है, किस फंडामेंटल राइट के अंतर्गत मिला हुआ है, वो भी एफआर के अंतर्गत। तो कौन से मिला है, तो ये 19 में मिला है, और 19 में भी कौन से में, एक के अंतर्गत मिला हुआ है। साथ में एक में एक और मिली हुई है, कौन सी, आपको वन, ये वन जो 19(1) है उसका जो ए आता है, सब क्लोज ए, उसमें लिखा है कि आपको स्वतंत्रता है, मतलब बोलने की स्वतंत्रता मिली हुई है। तो हमें जो बोलने की स्वतंत्रता है वो इसके अंतर्गत मिली हुई है, जो कि मतलब जब आप कुछ भी बोल रहे हो तो मर्यादित रूप में बोलोगे। ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो और किसी और को आहत हो रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। आपको स्वतंत्रता है, आपको बोलने की छूट है, लेकिन उतनी ही है जितनी कि किसी और की जो मान मर्यादा है उसको ठेस ना पहुंचे, उतनी ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। ये बातें याद रखिएगा, ये मौखिक रूप से जो बातें बताते हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर याद नहीं है तो नोट कर लिया करिए इनको, हर चीज़ आपको कहीं लिख कर नहीं दी जाएगी। इसके बाद में अनुच्छेद 21 बहुत बड़ा अपने आप में ब्रांड है, बहुत बहुत बड़ा है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। अब व्यक्तिगत में बहुत बड़ी बात है छुपी हुई इसमें व्यक्तिगत में कौन कौन सी है, व्यक्तिगत में कौन कौन सी है, एक तो आपको मैंने शादी का बता दिया, आपकी मनपसंद की शादी करोगे आप, वो हो गया। इसके बाद में आपको जो स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य वाली बात आ जाए, स्वास्थ्य वाली जो बात है वो भी इसके अंदर आया, स्वास्थ्य वाली बात भी इसमें आ जाएगी। इसके बाद में और कौन सी आ जाएगी आपकी, इसके बाद में आपको विदेश जाना है, वो आ जाएगी, वो आ जाएगी। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, अनुच्छेद 21(a) क्या है, शिक्षा से संबंधित, किससे है, शिक्षा से संबंधित है। लिख लीजिए, इसको छूट गया था, ये लिखना भूल गया था मैं। शिक्षा से संबंधित, शिक्षा से संबंधित है भाई साहब, ये संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है ये। ठीक है, अब ये शिक्षा संबंधित है, कब आया था ये, तो ये आया था आपका, जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या बता दूं, चलो ठीक है, आपको ऊपर छोड़ते हैं, कभी कुछ क्वेश्चन छोड़ना चाहिए, अगर आ जाता है छोड़ने का मन तो छोड़ देना चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो मैं पिंक करवा दूंगा इसका भी। ठीक है, आपके लिए एक तो छोड़ना पड़ेगा कम से कम। तो क्या है, जो ये 21 है ये शिक्षा संबंधित है, और जो हमें कौन सी उम्र तक है, तो जो हमारे जो स्कूली बच्चे होते हैं उनके लिए है, खासकर जो स्कूली होते हैं उनके लिए, कि उन बच्चों को क्या होगा, जो हमारे जो फर्स्ट वाली क्लास में आकर पढ़ते हैं वहाँ से लगा करके जो बच्चे होते हैं उनकी बात हो रही है, उनको क्या होता है, फ्री में एजुकेशन दी जाएगी, ये उनका फंडामेंटल राइट है शिक्षा संबंधित। बाकी डिटेल क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि डिटेल अगर आप बता दूंगा तो आप आसानी से ये वाला जो फैक्ट है ये निकाल जाओगे। ये निकालने के लिए ये याद होना जरूरी है। तो इसमें हिंट दिया हूँ, स्कूली है, कौन से स्कूली है, जो स्कूल वाले हैं। जो हमारे आंगनवाड़ी वाले नहीं आएंगे इसमें, आंगनवाड़ी वाले जाएंगे वहाँ डीपीएसपी में, वो नहीं आएंगे, आंगनवाड़ी वाले इसमें नहीं आएंगे, इसमें स्कूल वाले आएंगे। ठीक है, कॉलेज वाले भी नहीं आएंगे, ध्यान देना। इतना हिंट मिल गया तो अब तो समझ जाओगे आपके कौन सी और किसकी बात हो रही है, 6 से 14 क्या है वो सारी आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपको कब हुआ था ये आपको बताना है। मुझे भी तो पता चलेगा आपकी कितनी तैयारी है। अगर तैयारी अच्छी होगी तो आप इसका जवाब आसानी से दोगे कि क्या आएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 24 में क्या है, अनुच्छेद 24 के अगर जाने तो कारखाने आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य करवाने पर प्रतिबंध है। ये आपको बता चुका हूँ, छोटे बच्चों को जो बड़ा जो कारखाने हैं जहाँ पर उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है आगे चल करके, उन इन जैसे जो, या फिर जो आपका केमिकल वाला है
या कहीं पर जो पटाखे फैक्ट्री है, ऐसी बहुत सारी अलग अलग फैक्ट्री होती हैं, दवाई वाली है, दवाई बनाने वाली, इनमें कहीं भी बच्चों का आप नहीं ले सकते। कौन से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यहाँ काम नहीं करवा सकते। ये उनका फंडामेंटल राइट है, इसके अंतर्गत लिखा हुआ है, जो कि 24 में। ध्यान देना, 24 बहुत पूछा था एग्जाम में, इसलिए बोल रहा हूँ। इसके बाद है भीमराव अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा, भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है, तो 32 को कहा गया है। और किसके द्वारा कहा है, तो जो बाबा साहेब हैं, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब, बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा है। ठीक है, ये बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक वो जितने भी आपको फैक्ट दिया है ना, आपके एग्जाम के हिसाब से दिया है। एक्स्ट्रा मैंने एक भी चीज़ नहीं देने की कोशिश की, आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग ही दिया हूँ। तो आपको ये हर एक चीज़ को नोट करते हुए चलना है, नोट करते हुए चलना है। अगर नोट नहीं कर पा रहे हो तो आपको जो है नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर मैसेज करना। आपको पीडीएफ अवेलेबल, मतलब इसके जो पूरी, अभी तो अवेलेबल नहीं करवाऊंगा, पूरी एक साथ करवाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ी पीडीएफ होने वाली है सारी क्लास होने के बाद। ठीक है, ऐसा और फिर टुकड़ों में अवेलेबल करवाएंगे, क्या करें। सर के वैसे नंबर लिखे उस पर कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने नंबर दे दे रहा हूँ आपको, मैं अपने नंबर भी दे रहा हूँ, तो आप इस पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ सकते हैं इस नंबर के माध्यम से, कोई भी किसी तरह की सहायता चाहिए आप ले सकते हैं। ठीक है, क्या है, 9479571757। ठीक है, तो यहाँ से मतलब आप हेल्प ले सकते हो। बाकी आपको कोर्स मतलब कुछ भी, सारी क्लासें यहीं मिलेगी। हालांकि सर के जो है उसमें पीडीएफ डलवा दूंगा मैं, उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आते हैं जो संवैधानिक उपचार, जो अनुच्छेद 32 की इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो ऐसा है क्या इसमें, ऐसा क्या चीज़ है 32 में जो कि हमें पढ़ना चाहिए। 2 मिनट का समय दीजिए, पानी पी लेते हैं, पानी बोतल नहीं भरी आज। हम बात कर रहे थे, हम किस चीज की बात कर रहे थे, अनुच्छेद 32 की बात कर रहे थे। अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कैसे मिलेगा, किस किस आधार में मिलेगा, उनको जानते हैं। तो इसमें प्रमुखतः जो मैं बात करने जा रहा हूँ वह आपके सामने, वह कितनी बात करने जा रहा हूँ, 5 बिंदुओं की बात करने जा रहा हूँ। कितने की, 5 बिंदुओं की, कितने की, 5 बिंदुओं की। ये जो 5 बिंदु हैं, ये क्या है, रीटे हैं। क्या है, रीटे हैं, जो कि किसको अधिकार है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसको, और हाई कोर्ट है उनको, इनको ऊपर जारी करने का है। इसको 5 पे, जो 5 रेट हैं इस पर जारी करने का है, लेकिन हाई कोर्ट को 6 पे है। तो जो हाई कोर्ट के रिट्स हैं, वो जब मैं हाई कोर्ट पढ़ाऊंगा आपको तब बताऊंगा। ये यहाँ इसलिए बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का, कि ये हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 पढ़ रहे हैं, तो अनुच्छेद 32 में 5 जो रीट दी गई हैं, उन 5 रीट को करेंगे। क्योंकि अगर मैंने आपको 6 एक साथ अभी करवाया, तो आपको फिर से दिमाग में क्या होगी, कन्फ्यूजन पैदा होगी कि 6 यहाँ है क्या, नहीं। हम यहाँ 5 पढ़ के चले जाएंगे ना, वो जिस दिन वो आएगा अगला छठा, तो उस दिन आपको स्टेट वाला जो अलग से दिया गया है हाई कोर्ट को, वह तुरंत क्या करेगा, अलग ही आपको दिखाई देगा, एक दूरी दिखा देगी, तो अलग ही आप आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के साथ में जो 5 अधिकार हैं, उनमें से जो पहला है वो है हेबेस कॉर्पस। कौन सा है, पहला जो है आपका कौन सा है, हेबस कॉर्पस, हेबस कॉर्पस, एच से लिख रहा हूँ, हेबस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, दूसरा कौन सा भाई साहब, दूसरा कौन सा है, तो ये जो है दूसरा आपका वो है मेंडमस। कौन सा है, मेंडमस। मेंडमस का मैं एम लिखूंगा क्यों, यहाँ जगह कम है, लिखा हुआ है आगे सब, आप बस थोड़ा समझ लीजिए, इसका समझाने वाला हूँ इसलिए। इसके बाद में आपका जो है ये है प्रतिशत, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का पी लिख लेते हैं, तीसरे पे प्रोहिबिशन का पी लिख लिया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें कि इसकी जो हेबस कॉर्पस है उसकी बात करें, तो इसमें ऐसा है कि आपका जो कोई भी बंदी है उसको 24 घंटे के अंदर क्या करना होता है, पेश करना होता है। 24 घंटे के अंदर जो पेश करना है मजिस्ट्रेट के सामने, वो अगर पेश नहीं करता है तो हेबस कॉर्पस लग जाएगा उस अधिकारी के ऊपर, जो भी अधिकारी उस केस को हैंडल कर रहा है। तो इसलिए वो क्या करेगा, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगा उस अपराधी को। ठीक है, इसके बाद में जो आपका मेंडमस है, वह ये कहता है कि जो आपको सार्वजनिक कर्तव्य है उसमें, जो मान लो सार्वजनिक पद है, जैसे मान लो आपका कोई भी ऑफिस ले लीजिए, कोई भी सरकारी ऑफिस है, उसमें आप जो है एक एग्जाम क्वालिफाई करके अथोराइज्ड बन के जाकर के क्या करो, वर्क करोगे। हर कोई नागरिक जाकर वहाँ वर्क नहीं कर सकता, हर कोई आम इंसान वहाँ जाकर काम नहीं कर सकता। कहाँ पर, जहाँ हम बात कर रहे हैं सरकारी ऑफिस में, जैसे रहता है ना कि हम कोई, अभी जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो अब मैं अपने रूम से पढ़ाऊंगा ना भाई, मैं सरकारी स्कूल में कैसे जा सकता हूँ, सरकारी स्कूल के एग्जाम उनकी जो है कुछ चीज़ें होती है वो पूरी होना चाहिए, वैसे ही जो उनकी शर्तें वो पता होना चाहिए ना,
वो काम क्वालिफाई किए तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आप नहीं जा सकते वहाँ। तो ये जो मिला हुआ है, ये है, ये किस में आता है, तो ये आता है परमादेश में आता है, ठीक है, ये उसी में जाता है। इसके बाद में और भी है परमादेश में, कि परमादेश में कब जारी किया था, ये सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह के लिए ही है बेसिकली, ठीक है। इसके बाद में आपका जो प्रतिषेध है, प्रतिषेध में क्या होता है कि निचली अदालत को ऐसा कार्य करने में रोका जाएगा जिसका क्षेत्र अधिकार नहीं है। मतलब क्या है कि ये प्रोबेशन में क्या है कि इसका अधिकार क्षेत्र मान लो यहाँ तक है किसी भी कोर्ट का, ठीक है। जो निचली अदालत मतलब जो आपकी कोर्ट होती है जिला अदालत वगैरह, उसका एक जिला का यहाँ तक न्यायालय है, लेकिन उसने यहाँ का कोई दूसरा जो जिला है, यहाँ का मामला था वो, और वो यहाँ दर्ज हुआ, तो उसकी ये सुनवाई होगी, नहीं भाई इस केस को यहाँ पहुँचाओ आप और यहाँ से करो, आपने किस अधिकार में सुनवाई कर लिया। तो ये जो है बस जो हमारी प्रिवेशन लगती है, ये जो प्रतिशत लगता है वो इसके अंतर्गत आता है, जो कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत तीसरे नंबर पर आती है, जो रिट में आती है, ठीक है। हाई कोर्ट उसको कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट भी। इसके बाद में जो आपका आता है चौथे नंबर पे क्यू वारंटो आता है। कौन सा आता है, क्यू वारंटो आता है। क्यू वारंटो मतलब क्यू वारंटो जो आता है वो अधिकार पर्चा, जिसको क्या कहते हैं, अधिकार पर्चा कहते हैं, जिसमें ऐसा होता है कि जो एक जन कार्यालय होता है में काम करने से मना करना, मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कि कोई सरकारी कार्यालय में अगर उसको मना कर दिया जाए कि तुम यहाँ नहीं आ सकते हो, तो ऐसा नहीं है, अगर उनको वहाँ आने जाने की तो परमिशन है, लेकिन आप वहाँ काम नहीं कर सकते हो। हर कोई जन कार्यालय मतलब उस सार्वजनिक कार्यालय में काम थोड़ी नहीं करेगा, उसके कोई फिक्स नियम है, उसी के अंतर्गत रह के काम करेगा। क्यों वारंटो में किस अधिकार पर से आप यहाँ ये कार्य कर रहे हो, जैसे मान लो आपका जो जिस एक जगह कोई सीएम मान लेते हैं, किसी जगह के सीएम मान लेते हैं, चलो मध्य प्रदेश के सीएम को ले लेते हैं, मध्य प्रदेश के सीएम लिए उनको लेकर के गए हैं, और वो है सीएम कहाँ के, मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने काम कुछ ऐसे फैक्ट कहे हैं जिसकी वजह से कहाँ तक उन्होंने क्षेत्र कवर किया, यूपी तक का कवर कर लिया। तो जब बात आएगी उनका अधिकार क्षेत्र की, तो भैया जी ये तो अधिकार क्षेत्र से बाहर है, यूपी में वो कहाँ से करते हैं, यूपी में योगी जी माथे नहीं आ जाएंगे उनके, वहाँ योगी जी बैठे हुए हैं। हालांकि वो आपस में लड़ेंगे, वो उसको छोड़िए, मैं उस बात को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ एक दो स्टेटों की बात ये कर रहा हूँ कि इनकी जो सीमा थी उनके बाहर अगर जाके ये कर रहे हैं, तो उनको पूछा जा सकता है कि आपने किस अधिकार से इनके जो क्षेत्र अधिकार है उसमें जाकर काम किया, ये इनसे पूछा जा सकता है। तो ये किसके तहत आता है, क्यू वारंटो, किस अधिकार पर्चा से, समझ रहे हैं। इसके बाद में आता है उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण मतलब कि जो आप कोई भी अदालत में जो कोई भी अदालत है, जैसे मान लीजिए कैसे एग्जांपल समझो इसको, मैं थोड़ा आसान एग्जांपल ढूंढते हैं कि हाँ, ये मान लो अदालत का कार्य क्षेत्र चल रहा है, ठीक है, ये अदालत का कार्य क्षेत्र चल रहा है, ठीक है। अब इस अदालत के कार्य क्षेत्र में मतलब हालांकि नहीं ये ऐसा दिखेगा आपको अधिकार क्षेत्र वाला इसके जैसा ही, लेकिन ये अधिकार क्षेत्र में अगर कोई कार्य चल रहा है तो वो यही जो सुनवाई होगी इसकी जिसमें अधिकार क्षेत्र में चल रहा है उसी में, ठीक है। जैसे है ये तभी जारी किया जाता है जब एक अदालत या न्यायालय अपने न्याय क्षेत्र से बाहर कार्य करता है। अगर बाहर कार्य कर रहा है तो सुनवाई मतलब हो रही ना उसमें, तो तब इसको जारी कर दिया जाएगा किस अधिकार से आप ऐसा कार्य कर रहे हो। लेकिन अगर यहीं का या इसका अधिकार का वही होगा, लेकिन इसके बाहर जाएगा तो फिर वो पूछा जा सकता है बाहर वाले को कि आपने किस अधिकार क्षेत्र से काम किया, उसके बाहर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आई होगी 32 तक। अब ये जो मैंने आपको डिटेल समझा है वो पूरा लिख करके लाया हूँ, आपको एक एक चीज़ दिया हूँ, आपको क्या करना है अपने हिसाब से थोड़ा इनको रीड करना है, समझना है। चलिए मैं पढ़ देता हूँ एक बार आपके साथ कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है हेबस कॉर्पस है, इसमें जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय उस बंदी बनाने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समकक्ष पेश करें। यह आपराधिक जुर्म के मामलों में जारी नहीं किया जाता है। जैसे मैं बताऊं आपको कि जैसे आपराधिक मामलों की अगर ये जो बात यहाँ लिखी है क्या है, जैसे कोई जहर खुराना हो गया, कोई जहर खुराना हो गया, वो हो गया। दूसरा, और वो जो जांच के अंतर्गत चला गया कि इसमें जांच चल रही है, इसने बड़ा केस कर रखा कोई, तो वो केस में चला गया, इस तरह का कोई केस चला गया जो कि जुर्म है, बड़ा जुर्म किया, बहुत बड़ा वाला जुर्म है। जुर्म कैसा, जहर खुराना क्या हो गया, किसी को जैसे मान लो कोई लूटमार करने वाला व्यक्ति है, और वह धोखे से कोई को जहर वगैरह कुछ भी खिला देता है, तो भैया उसमें वो सामने वाले की तो जान भी जा सकती है, जबकि उसके केवल क्या सामान लूटना था, लेकिन उसकी जान भी जा सकती है। तो इस तरीके का अगर कोई केस आता है तो उसके ऊपर ये 24 घंटे में पेश करना आवश्यक वाली शर्त नहीं है, ऐसे में इसको पेश नहीं, ये अधिकार जारी नहीं करवाया जा सकता है। यही बात यहाँ लिखी हुई है, ठीक है, क्योंकि ये इसकी मर्यादा भी है ना, सीमाएं भी है। परमादेश मतलब मेंडेमस में यह उस समय जारी किया जाता है जब
कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहा हो। मैंडेमस कब जारी किया जाता है? जब कोई अधिकारी अपने पद का सही से निर्वाह नहीं कर रहा हो। जैसे मान लीजिए मैंने एक रिपोर्ट लिखवाई और उस रिपोर्ट में अगर कार्य नहीं हो रहा है, उसका कार्य प्रगति पर नहीं है, तो वहां पर फिर बात क्या होती है कि साहब ये प्रगति पर नहीं है, तो साहब मेरे साथ क्या होगा, मेरा कार्य कैसे करेंगे? तो उन साहब से पूछेंगे तो साहब भी बोलते हैं कि ये कार्य वो फलाना ढिमकाना दिन आना, पूछे दिन आना, ऐसे टालते चला डेली। तो ये आप जाके फिर कोर्ट में जाके कह सकते हैं कि इस अधिकारी ने मेरे साथ इस तरह किया, तो फिर वहां से एक आदेश आता है, परमादेश किस अधिकार से आपने अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया है। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला आता है जो आपका प्रतिषेध प्रोहिबिशन जो आता है, ये निचली अदालतों को ऐसा कार्य करने से रोकता है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जो उसका अधिकार क्षेत्र जो है उससे बाहर है, ठीक है। अगला कौन सा है? क्यू वारंटो। क्यू वारंटो मतलब अधिकार प्रशा। क्यू वारंटो में क्या होता है? यह एक व्यक्ति को जन कार्यालय में काम करने से मना करता है जिसका उसे अधिकार नहीं है। ये बात मैंने आपको समझाई क्यू वारंटो में, कि कोई ऐसा व्यक्ति जो क्यू वारंटो में काम नहीं कर सकता, जो कि कहाँ का है, बाहर का है, वह उस कार्यालय में ज्वाइनिंग वगैरह नहीं है, तो वो कोई कार्य वहां नहीं कर सकता, ठीक है। उत्प्रेषण क्या होता है? सेरेडियो। तो ये क्या होता है? यह तभी जारी किया जाता है जब एक अदालत या न्यायालय अपने न्याय क्षेत्र से बाहर कार्य करता है। यह निषेध से अलग है। ये निषेध से क्या है? अलग है, निषेध से अलग है। और यह कार्य संपादित होने के बाद, यह कार्य संपादित होने के बाद ही जारी किया जाता है। अगर कोई कार्य संपादित हो गया है तो उसके बाद जारी किया जाता है। निषेध संबंधी मतलब उनसे रोक लगाता है किसी भी कार्य में। कोई कार्य हो गया तो उसको रोक लगाने के लिए होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। संविधान की आत्मा एवं हृदय बताया गया है। समझ गए ये सारी बातें? ये जो बातें हमने बोली हैं, ये वाली ये हम पहले जान चुके, और ये बाद में फिर दिया कि बहुत महत्वपूर्ण है बात। तो दोस्तों आज की क्लास में आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी और मज़ेदार सेशन लगा होगा। कोशिश किया हूँ कि हर चीज़ को मैं एक कहानी बेस में समझाऊँ और समझाने का प्रयास भी कर रहा हूँ धीरे धीरे। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो हमारी जो क्लास चल रही है ये वाली, ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आ रही है, अभी रिकॉर्डेड में आएगी और रिकॉर्डेड में ही रहेगी अभी ये वाली। एक क्लास आपको लाइव दे दिया हूँ, आपकी भारी डिमांड के ऊपर एक क्लास लाइव आना स्टार्ट हो गई है, और वो डेली शाम को डेली शाम को 4 बजे होगी। कब होगी भैया साहब? कब होगी? 4 बजे होगी। 4 से 5 1 घंटे की क्लास रहेगी। हालांकि 1 घंटे नहीं रहेगी, वो 4 से 4:30 रहेगी। आधे घंटे की क्लास रखेंगे, आधे घंटे ही रखेंगे, लेकिन ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए आप 4 से 5 के लिए तैयार होकर आइएगा, ठीक है। ये तो है हमारी क्लास का डेली के लाइव वाली क्लास का। और ये एक जो क्लास आपकी सुबह 10 बजे वाली, जो कि कितने बजे आती है? 10 बजे आती है बाकायदा, और डेली मिल रही है 10 बजे सुबह मॉर्निंग के समय, ठीक है। सुबह मिल रही है आपको सुबह, ठीक है। और आगे अगर बात बनी, आगे आप लोगों ने अगर कंटिन्यू अच्छा देखा है, आपका पसंद करोगे, तो हिंदी भी हम लोग आपको स्टार्ट करेंगे, जो SSGD के लिए होगी, SSGD के लिए। और अब तो SSGD के इतने लेट हो चुके हैं कि नई बेच लाना पड़ेगी, पुरानी बेच से काम नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा भाई कि ये जो आपका एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक है, तो अभी से अब इतने जल्दी उसमें इतना करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैराथन क्लास ले सकते हैं। कितने ले सकते हैं? मैराथन ले सकते हैं भाई, पूरा दिन की, और आपको करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा जोश, आपका जोश होगा तो हमारा भी उसमें मजबूती के साथ मैराथन दे पाएंगे हम, ठीक है। तो कैसा लगा लेक्चर, इसके लिए कमेंट अवश्य कीजिएगा, बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को इसकी लिंक अवश्य शेयर कीजिएगा। किसी भी तरह कोई सहायता चाहिए आप हमसे हेल्प ले सकते हैं, आपको सब तरह से सहायता मिलेगी, ठीक है। और बहुत जल्द आपको करंट अफेयर की बुक मैं सर के थ्रू दिलवा दूंगा, आपको चैनल पे मिल जाएगी आपको, जो कि ढाल दिया जाएगा। ई बुक आने वाली है जनवरी माह में, ई बुक आएगी, जो मेरी अपनी बुक होगी, जो मैगजीन है, एक तरह से मैगजीन है पर ई बुक के रूप में मिलेगी आपको, ठीक है। पूरा करंट अफेयर होगा, 2024 का पूरा करंट अफेयर आएगा उसके अंतर्गत। 2024 का पूरा करंट अफेयर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो रोकते हैं आज की क्लास को, मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।